चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 16 यानी कि हेडिंग डाल सकते हो आप इसमें जीएसटी वाला चैप्टर, बीआरएस वाला चैप्टर, डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर और प्रोविज़न एंड रिज़र्व वाला, ये 4 चैप्टर मेनली कवर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमने ऑलरेडी कर लिया। चलो ठीक है, तो आप आंसर लिखते रहना। पहले 1 से शुरू कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इनपुट CGST इज फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट। इनपुट CGST को सबसे पहले किससे सेट ऑफ करते हैं, बताओ। तो इनपुट CGST को सबसे पहले किससे सेट ऑफ करते हैं, मारो तुक्का। C आउटपुट SGST से, तो गलत हो गया ये। तो आउटपुट CGST से, तो देखो C और C मैच होगा। तो इनपुट CGST किससे सेट ऑफ होता है, आउटपुट CGST से। ठीक है, सेंट्रल CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST। चलो सेकंड, ऑन इंट्रा स्टेट दैट इज विद इन द स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग GST इज लेवाइड। D फॉर डोंकी, बताओ इंट्रा स्टेट सेल में कौन सा वाला GST लगता है, जब एक स्टेट के अंदर अंदर सेल करते हैं हम, CGST और SGST, राइट। तो आप लिख लो ऑप्शन D। C तो होता है IGST। IGST तब लगता है जब इंटर स्टेट सेल होती है। ठीक है, इंट्रा मतलब कि आप यूपी से यूपी में ही सामान बेचते हो विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट मतलब आप यूपी से मध्य प्रदेश में सामान बेचते हो, तो इंटर स्टेट। ठीक है, तो इंट्रा मतलब एक ही स्टेट के अंदर सामान बेचते हो, और इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हो। ठीक है जी। चलो थर्ड तो मैं ही बताऊंगा। ऑन विच ऑफ दीज आइटम्स GST इज नॉट एप्लीकेबल। किस पर GST नहीं लगता, तो तुम्हें कैसे पता है? देखो जी, आप कह रहे हो किस पर नहीं लगना चाहिए, यानी कि आप शुड की बात कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन ये आपसे ओपिनियन नहीं पूछ रहा है ना। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि किस पर नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस पर नहीं लगता। क्वेश्चन फैक्ट पूछ रहा है। उसका तो डेली का बिजनेस है, तभी उसको देखो पता है। करो, अब चेक करो, वो कह रहा है। ठीक है, तो C ऑप्शन नोट कर लो। तो बस थ्योरी के लिए याद रखना है, अगर पूछ ले एग्जाम में तो। उसके बाद चलो फोर्थ, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द डिस्पोजल ऑफ रिसीव्ड चेक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी जो चेक आपने रिसीव करा उसके बारे में, तो आप क्या मानोगे। पढ़ो 4 ऑप्शन। कि बैंक में जमा कर दिया, या चेक बाउंस मान लोगे, या इसको कैश मान लोगे, या मान लोगे कि क्रेडिटर को पे हो गया। सही, तो आप लिख लो ऑप्शन B। तो हम इसको मानते हैं कि फिर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब भी कोई चेक मिलेगा तो हम मानते हैं कि हमने वो बैंक में डिपॉजिट कर लिया। उसके बाद है चलो 5 है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड विच डिक्रीज द पासबुक बैलेंस एंड इंक्रीज द कैश बुक बैलेंस एक्सेप्ट। तो इसका मतलब है कि आपको ये सोचकर बताना है कि किसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम और कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा नहीं होगा। मतलब एक्सेप्ट का मतलब है आपको एक्सेप्शन बताना है कि किन की वजह से नहीं होगा, ये बताना है।
इन चारों में से किसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम या कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा नहीं होगा? मतलब फॉलोइंग आइटम शुड बी सब्ट्रैक्टेड विच डिक्रीज द पासबुक बैलेंस एंड इंक्रीज द कैश बुक बैलेंस एक्सेप्ट डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, तो उससे तो पासबुक कम हो जाती है क्योंकि बैंक ने डायरेक्टली पैसे दे दिए। सी क्या लिखा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इससे क्या होता है? चेक इशू करने से क्या होता है? हम अपनी कैश बुक में कम कर लेते हैं, तो यही ऑप्शन है। बाकी अगर आप ए ऑप्शन देखोगे तो उसमें आपकी कैश बुक बढ़ जाती है, बी ऑप्शन देखोगे तो उसमें आपकी पासबुक कम हो जाती है, और डी ऑप्शन में भी पासबुक कम हो जाती है। तो एक ही एक्सेप्शन है, कौन सा? सी, जिसमें आपकी कैश बुक कम हो रही है, तो वही ऑप्शन पूछ रहा था वो। ठीक है, तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। तो एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपको एक्सेप्शन बताना है। चलो 6th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक का मतलब बताइए। हैं, क्या बोल रहे हो? बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा होता है? हाँ, पासबुक के डेबिट बैलेंस को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, लेकिन वो कह रहा है क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है। तो बताओ, ऑप्शन एक तो कट गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बैंक बैलेंस। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस भी नहीं बोलते इसको, और बैलेंस एज पर कैश बुक भी नहीं बोलते इसको। सर गलत हो रहे हैं, 6 में से आपके कम से कम 4 तो गलत हो गए। चलो 7th बताओ, कौन सा एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता? श्योर? चलो ठीक है, तो इसका सही आंसर लिख लो आप, ए। लैंड के बारे में माना जाता है कि ये डेप्रिशिएट नहीं होती है, हमने लिखा था डेप्रिसिएशन चैप्टर में, है ना। उसके बाद 8th है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज रिफर्ड टू एज। अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद 9th तो मेरे को बताना पड़ेगा, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सफ़र्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ अनइक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से मेथड में अनइक्वल बर्डन रहता है ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो मारो तुक्का। बी मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कौन सा होता है? हाँ, डिमिनिशिंग एसएलएम मेथड या डब्ल्यूडीवी मेथड। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा होता है? एसएलएम मेथड। तो इन दो में से कोई एक सही आंसर है, बाकी 50-50 में ए और डी तो कट गया, बी होगा। चलो, तो बहुत सारे बच्चों की यही गलत फहमी होती है, बी, तो एग्ज़ाम में आपका गलत हो जाएगा। तो पहले तो सही ऑप्शन नोट कर लो। नहीं, ये तो नया क्वेश्चन है। एसएलएम मेथड में ही पीएनएल पर अनइक्वल बर्डन रहता है। उसका लॉजिक क्या है वो आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जनरली जब हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उस मशीन को जब हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर में माना जाता है कि शुरू में कम खर्चा होता है और बाद में उसके रिपेयर के खर्चे ज़्यादा होते हैं। और डेप्रीसिएशन अगर आप एसएलएम मेथड से फॉलो करते हो तो उसमें हर साल डेप्रीसिएशन सेम रहता है। तो अब अगर आप पीएनएल पर देखो, पीएनएल का मतलब है कि आप अपना एक्सपेंस काउंट करो, तो क्या हर साल बराबर एक्सपेंस हो रहा है या अनइक्वल है? पहले साल है 15, फिर है 25, फिर है 35, फिर 45, फिर 55। तो जब हम एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं तो हमारे पीएनएल अकाउंट पे बर्डन अनइक्वल रहता है, ये मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, तो थ्योरी के लिए याद कर लेना, इतनी कहानी आप समझ पाओगे नहीं मुझे पता है। तो याद रखना बस, स्ट्रेट लाइन मेथड पे
P&L में अनइक्वल बर्डन पड़ता है। चलो 10th और बता दो, लास्ट MCQ। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व एक्सेप्ट। इनमें से सीक्रेट रिजर्व का क्या डिसएडवांटेज नहीं है? नहीं बताना है, नहीं। सही, ए, क्योंकि ये सीक्रेट रिजर्व का डिसएडवांटेज नहीं है। बाकी सब सीक्रेट रिजर्व के डिसएडवांटेज हैं। अनफेयर प्रेजेंटेशन होती है, ये भी डिसएडवांटेज है। शेयर होल्डर को नुकसान हो जाता है, ये भी डिसएडवांटेज है। मैनेजमेंट मिसयूज कर रही है पैसों का, ये भी डिसएडवांटेज है। चलो, तो MCQ में तो आप फेल हो गए। अब तुक्के मारने हैं आपको ट्रू फॉल्स में। 6 ट्रू फॉल्स हैं, लेट्स सी। पहला ट्रू फॉल्स है ए, फुल फॉर्म ऑफ SGST इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस ट्रांसपोर्ट। चलो ठीक है, तो एक तो सही हो गया, फॉल्स। फिर सेकंड है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। बताओ, यूपी से मध्य प्रदेश में सामान बेचोगे तो क्या है? तो क्या हो गया स्टेटमेंट? फॉल्स। ठीक है, तो बी का लिख लो फॉल्स। उसके बाद वीर मुंडी उधर घुमाई, तो तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है फिर। ठीक है, मेरी आंखों में देखो एक बार पहले। हाँ ठीक है, तो मुंडी उधर नहीं घूमनी चाहिए, यहाँ पे एक फट्टा लगा के बैठो राइट पे। ठीक है, हाँ। चलो, सी, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो तुम्हें कैसे पता? वेरी गुड। ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। उसके बाद डी, अंडर WDV मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीजेज एवरी ईयर। पक्का श्योर? चलो सही है। तो WDV मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता रहता है। उसके बाद ई, स्पेसिफिक रिजर्व आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ट्रू, तो स्पेसिफिक रिजर्व को हम स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाते हैं। और उसके बाद एफ लास्ट, प्रोविजन इज मेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी। क्यों? ठीक है, प्रोविजन जो होता है वो नोन लाइबिलिटीज के लिए होता है, अननोन लाइबिलिटीज का तो आपको पता ही नहीं है ना क्या होंगी, तो इसीलिए फॉल्स। ठीक है, चलो अब पेन उठाकर मेरे साथ लिखना है जो मैं लिखवाऊंगा। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखो। विद विच बैलेंस इज BRS प्रिपेयर्ड? पहले आप बताओ, फिर लिखवाता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखना। हाँ, ये लिखना। ठीक है, तो लिख लो आंसर क्या इंग्लिश लिखनी है। तो इसमें आप लिख लो ए BRS इज प्रिपेयर्ड ईदर बाय कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस। ठीक है, तो ये सिंपल है क्वेश्चन 1 नंबर का। तो BRS जो होता है उसको हम किसी भी बैलेंस से बना सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बैलेंस से बनाएंगे, हम कैश बुक के बैलेंस से भी बना सकते हैं, पासबुक के बैलेंस से भी बना सकते हैं, है ना, किसी से भी BRS बना सकते हैं। तो ये लिखना है इसमें, ठीक है ना। चलो, उसके बाद 13th लिखना है। What does favorable balance in passbook indicates? अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है तो वो क्या है? श्योर? ठीक है, तो लिख लो, सही आंसर है क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। तो फेवरेबल बैलेंस इन पासबुक का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक,
यानी कि ये एक फेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। उसके बाद 14th का आंसर लिखना है, व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक रिजर्व। और एग्जाम्पल देना है आपको। हाँ, वो तो डेफिनेशन तो यहाँ से चुरा लोगे आप इस वाले पॉइंट से, कि स्पेसिफिक रिजर्व आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो ये लिख लो पहले। स्पेसिफिक रिजर्व जो होते हैं इन्हें हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल बताना है, वो देखते हैं कौन होशियार बच्चा बताएगा। नहीं, लोन लाइबिलिटी के लिए तो प्रोविजन बनता है। अननोन लाइबिलिटी के लिए आप कुछ नहीं बना सकते भाई। अननोन लाइबिलिटी तो है कि अभी अगले क्षण पृथ्वी फट जाए, यहाँ पे हम सब समा जाए, हमें क्या पता। तो अननोन लाइबिलिटी तो कुछ नहीं है। अननोन तो अननोन ही है। नहीं, एग्जाम्पल दो कोई ऐसे रिजर्व का जो स्पेसिफिक रिजर्व हो। रिजर्व का एग्जाम्पल देना, उल्टी बात मत करना कोई। हाँ चलो, तो मैं लिखवा देता हूँ, जिसको ये घर से याद करके जाना। हाँ, W से। हाँ, वर्कमैन तो इस पहला वर्ड है, तो लिख लो मेरे साथ सब बच्चों, वर्कमैन्स पहला वर्ड ये हो गया। दूसरा है कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो इसकी डिटेल हम क्लास 12th में पढ़ते हैं वैसे, लेकिन अभी याद करके जाना। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, ये हम अपनी फैक्ट्री में जो मज़दूर काम करते हैं उनके लिए बनाते हैं, तो इसका नाम होता है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। चलो 15 पर तुक्का मारो। वैसे तो आप, मुझे पता है गलत ही बताओगे, गलत क्या आपको पता ही नहीं होगा। खैर, विच रिजर्व आर क्रिएटेड फॉर मेंटेनिंग अ स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये भी देखो एक स्पेसिफिक रिजर्व है, ताकि हम एक डिविडेंड का रेट मेंटेन कर सकें। डिविडेंड पता है क्या होता है सबको? जो कंपनी, हाँ, जो आखिरी में कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है। चलो, तो 15th का आंसर लिख लो, ये भी याद करके रखना। इस रिजर्व को बोलते हैं जो डिविडेंड के लिए होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। इक्वल वर्ड लिख के ISATION, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, तो ये भी एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, इसका नाम होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। चलो, तो अब 16 से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो 15 तक मतलब 1 नंबर के क्वेश्चंस थे, छोटे वाले। चलो, तो 16 में पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या मेहनत करेंगे। इनपुट IGST इज़ 20,000 रुपये। उसके बाद आउटपुट IGST इज़ 15,000 रुपये। उसके बाद इनपुट CGST इज़ 15,000 रुपये। उसके बाद आउटपुट CGST इज़ 12,000 रुपये। उसके बाद इनपुट SGST इज़ 15,000 रुपये और आउटपुट SGST इज़ 12,000 रुपये। तो आपको टोटल 6 आइटम्स दे रखे हैं, 6 बातें दे रखी हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, पास द जर्नल एंट्री फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट IGST। कह रहा है इनपुट IGST को सेट ऑफ करने की जर्नल एंट्री करो, या बताओ। तो आप में से जो भी विद्यार्थी होशियार है वो इनपुट IGST को सेट ऑफ करने की एंट्री बताए। तो 7 बच्चे जो हैं वो 7 बच्चे, उनमें से कोई बताए, बाकी 93 तो शक्ल ताकेंगे, उन्हें क्या पता इनपुट IGST को सेट ऑफ करने की एंट्री। तो कोई बताना चाहता है? तो सबने हार मान ली फिर? चलो, तो लिखो मेरे साथ फिर। तो कभी भी सेट ऑफ करने की एंट्री लिखते हैं
तो जो भी इनपुट वाला होता है उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो लिखो इनपुट IGST, मतलब उसको क्रेडिट कर लो, टू इनपुट IGST 20,000 रुपये दे रखे हैं। अब इनपुट IGST जो सेट ऑफ होता है उसका ऑर्डर याद होना चाहिए। तो कोई भी बच्चा तुक्का मारना चाहता है कि इसको किस ऑर्डर में सेट ऑफ करेंगे, सबसे पहले किससे, फिर किससे और फिर किससे। वेरी गुड, सबसे पहले तो आउटपुट IGST से करेंगे, और अगर वो ना हो तो उसके बाद अगला नंबर किसका, I के बाद हमेशा आता है C, तो फिर हम करेंगे इनपुट CGST से, और अगर वो भी ना हो तो फिर किससे, हाँ SGST से। तो बस ये ऑर्डर याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो याद रहेगा, तो हमेशा IGST को सबसे पहले IGST से सेट ऑफ करते हैं, फिर CGST से, फिर SGST से। अब सबसे पहले देखते हैं आउटपुट IGST कितना दे रखा है क्वेश्चन में। तो ढूंढो आउटपुट IGST कितना दे रखा है, 15,000। तो आप लिख लो आउटपुट IGST डेबिट 15,000। अभी भी कितने रुपए बच गए बताओ, अभी भी कितने रुपए सेट ऑफ करने के लिए बच गए। टोटल आपको 20,000 सेट ऑफ करने, 5,000 बच गए। तो अब हम आउटपुट CGST देखते हैं कितना दे रखा है। तो ढूंढो आउटपुट CGST कितना दे रखा है, 12,000। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, आउटपुट CGST 5,000। इसका मतलब है आपके पास 12,000 था आउटपुट CGST, उसमें से कितना आपने इस्तेमाल कर लिया, 5,000। क्या SGST तक पहुंचने की नौबत आई, नहीं आई, तो वो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको फिर लिखना ही मत, मैं काट देता हूं क्योंकि इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है भाइयों बहनों, समझ गए खेल, क्लियर है। चलो ठीक है, तो याद रखना है। तो सेट ऑफ की एंट्री पूछ लेता है, छोड़ के नहीं जाना। क्या कह रहे हो मैडम, 12,000 तो था आउटपुट CGST, लेकिन मुझे कितनी आवश्यकता है बस सेट ऑफ के लिए। तभी तो मैं बार बार पूछ रहा था, जब मैंने फिगर नहीं लिखी थी तभी तो मैं गला फाड़ के पूछ रहा था कि बताओ मुझे कितने रुपए और चाहिए। बताओ, अब दोबारा सोचो, आपको 20,000 रुपये सेट ऑफ करने, 15,000 IGST से सेट ऑफ हो गए, तो अब कितने और चाहिए आपको, 5,000। ठीक है, चलो थैंक गॉड। तो बढ़े आगे प्यारे बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 17। ये आप बता सकते हो ऐसा मुझे लगता है। कंगना ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश रिटर्न गुड्स ऑफ 50,000 रुपी परचेज्ड फ्रॉम नीलेश ऑफ रोहतक हरियाणा। तो ध्यान से देख लेना भाइयों, उत्तर प्रदेश में रहती है कंगना और उसने सामान वापस करा है नीलेश को, और नीलेश कहाँ रहता है, हरियाणा में। तो बताओ सेम स्टेट है या अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। ठीक है, रेट ऑफ CGST एंड SGST आर 6% ईच वाइल दैट ऑफ IGST इज 12%। ठीक है, पास द जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ नीलेश। तो आपको ये बताना है कि नीलेश भाई क्या जर्नल एंट्री करेंगे। चलो, तो पहले आप सोचो, 1 मिनट आपके पास है, फिर मैं भी सोच लूँगा, फिर देख लेंगे। बाकी इंग्लिश पढ़ लेता हूँ दोबारा से। कंगना है नोएडा में, उसने 50,000 के गुड्स जो खरीदे थे नीलेश से वो उसको वापस लौटा दिए। ये ड्राइंग भी बना देता हूँ थोड़ी सी। ये कंगना है
और ये 50,000 के गुड्स नीलेश को वापस भेज रही है, कह रही है ये लो नीलेश अपना सामान वापस लो, पसंद नहीं आया। और CGST और SGST है 6% ईच और IGST है 12%। तो नीलेश क्या जर्नल एंट्री करेगा? ठीक है, नीलेश बन के सोचना, कंगना बन के मत सोचना। तो तुम्हें कैसे पता ये बात? करो मेरी तारीफ। हाँ, वेरी गुड। तो लिखो बाकी चेपने वाले बच्चे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही कहा उसने एंट्री। तो नीलेश क्या करेगा? सेल्स रिटर्न की एंट्री करेगा ना, उसका सामान उसने जो बेचा था वो वापस आ गया। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 50,000। और फिर सेल रिटर्न डेबिट करा तो क्या भी डेबिट करना पड़ेगा? आउटपुट IGST। IGST समझ गए क्यों करना पड़ता है डेबिट? क्योंकि सेल के टाइम पे आप क्रेडिट करते हो, तो सेल रिटर्न के टाइम पे डेबिट करना पड़ेगा। अब निकालो IGST 12% कितना हो गया? 6,000। टू कंगना, दोनों को ऐड करके लिख लो, टू कंगना कितना हो गया? 56,000। ठीक है ना, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो इसमें CGST और SGST सिर्फ पागल बनाने के लिए दिए थे, क्योंकि जब इंटर स्टेट सेल होती है तो उसमें हम CGST SGST नहीं निकालते, सिर्फ IGST निकालते। तो ओके हो गया? चलो ठीक है। चलो सर अब आसान क्वेश्चन दो, ये तो मुश्किल था। चलो 18 आसान है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। 3 डिफरेंस बताने। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व। ठीक है, तो लिखवा देता हूँ ना बच्चों को। तो लिखो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा ऐसी टैबुलर फॉर्मेट बना लो, बस गंदा सा। एक तरफ लिख लो प्रोविजन और एक तरफ लिख लो रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, इसके कम से कम 3 डिफरेंस आपको घर से रट के जाने, नहीं तो अपनी जुराब में फर्रा छुपा के लेके जाना। चलो तो अब सुनाओ 3 डिफरेंस। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लो कीवर्ड्स। प्रोविजन जो होता है वो एक करंट लायबिलिटी होता है, और रिजर्व क्या होता है? सरप्लस ऑफ, नहीं सरप्लस ऑफ रिजर्व नहीं, थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं, इसको बोल देते हैं शेयर होल्डर्स फंड। सरप्लस ऑफ प्रॉफिट लिखवाया होगा फिर, है ना, तो वो भी लिख सकते हो। चलो वो भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में। तो रिजर्व जो होता है वो एक सरप्लस होता है ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये एक प्रॉफिट है बेसिकली, ये एक मुनाफा है और वो एक लायबिलिटी है प्रोविजन। ठीक है, तो ये तुम्हें कैसे याद इतना गहरा पॉइंट? तो प्रोविजन को डेबिट करते हैं इन P&L अकाउंट, लिख लो प्यारे बच्चों, याद रखना है। और रिजर्व को हम डेबिट करते हैं इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, तो ये बस याद कर लेना, रटना है आपको थ्योरी के लिए। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। प्रोविजन जो होता है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, और ये बस हम क्रिएट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे हैं तो इसीलिए हम रिजर्व बना देते हैं। और एक एग्जांपल भी बता दो, चलो लगे हाथ, प्रोविजन का और रिजर्व का एक एक एग्जांपल। थोड़ा अच्छा वाला, प्रोविजन फॉर, या तो डाउटफुल डेट्स बोल सकते हो या प्रोविजन फॉर टैक्स बोल दो। इससे टीचर इम्प्रेस हो जाएगी, वो अपनी सीट से नीचे गिर जाएगी, कहेगी अरे ये तो बच्चा खतरनाक है। बाकी आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लिख सकते हो, वो भी है, लेकिन ये थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है। और रिजर्व का भी एक एग्जाम्पल बता दो।
हाँ वो तो अभी जो वहाँ पे चेपा था वही लिख लो, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व। हाँ जनरल रिजर्व भी लिख सकते हो, हाँ कोई भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक तो मतलब हो गए थ्योरी क्वेश्चन भी। अब हमें करने हैं जो बड़े मेहनत वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो 3 बड़े मेहनत वाले क्वेश्चन करने हैं अब हमें, 2 हैं बीआरएस के और 1 है डेप्रीसिएशन का। तो लिख लिया सबने डिफरेंस? चलो तो पहले बीआरएस का क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए सबको फॉर्मेट याद है या भूल गए? बताओ कैसे बनता था बीआरएस का फॉर्मेट, चलाओ फॉर्मेट। हाँ तो जल्दी से एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाओ, अपने पड़ोसी का भी देखते रहना कि वो सही सही बना रहा है फॉर्मेट या नहीं। तो 3 कॉलम बनाने और कम से कम 8 लाइनों का फॉर्मेट बनाना, ठीक है, कम से कम 8 लाइंस का। पहले कॉलम में लिखना है पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में लिखना है प्लस, फिर तीसरे में लिखना है माइनस, ठीक है ना। 8 लाइनों का फॉर्मेट बना लेना और लास्ट में टोटल ऐसा करके छोड़ देते हैं। चलो अब किसको कॉन्सेप्ट याद है, कौन बच्चा बताएगा? वेरी गुड, जिस बुक का बैलेंस गिवन होता है उसी बुक को बढ़ाना घटाना है। हाँ तो जिस भी बुक का आपको बैलेंस गिवन होगा उसी बुक को बढ़ाओगे या घटाओगे, और फिर एंड में जब बैलेंस बचेगा वो कौन सी बुक का बचेगा? ऑपोजिट बुक का। वेरी गुड, चलो तो याद है इसका मतलब आपको। तो अब आपको खुद करना है या मेरे साथ चेप चेप के? खुद करना है ना, वेरी गुड। तो मुझे पता था आप अच्छे बच्चे हो। चलो तो पहले आपको ही मौका मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, तो आपको मैं चलो 7 मिनट्स देता हूँ। 7 मिनट्स के बाद फिर मैं आपसे ही पूछ के डिस्कस कर लूँगा आंसर, ठीक है। तो पहले 6-7 मिनट आप ट्राई करो, फिर 6-7 मिनट के बाद मैं भी आपसे पूछ लूँगा। चलो तो आप 1 बाय 1 आप लिखते रहना, मैं नहीं लिख रहा। तो सबसे पहले तो दे रखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही बताया, माइनस में लिखना है। बाकी मेरे को भी बोलने दो। मेन चीज़ अब ये है कि अब पूरे क्वेश्चन में अब आपको कैश बुक के हिसाब से सोचना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब सेकंड से पढ़ लेता हूँ। सेकंड में लिखा है चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 60,000 रुपये के, ठीक है, बट चेक ऑफ 24,000 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च। चलो तो इसका बताइए क्या करेंगे? वेरी गुड, -36,000, ठीक है। तो कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरे हाथों को देखते रहना, ये है कैश बुक राइट वाली। तो हमने चेक डिपॉजिट कर दिए 60,000 के, लेकिन आगे लिखा है कि सिर्फ उसमें से 24,000 के ही बैंक में कलेक्ट हुए। तो पासबुक सिर्फ 24 तक ही है, तो अब हम अपने को कैश बुक कम करनी पड़ेगी। कितनी? 36,000। उसके बाद थर्ड लिखा है ए चेक ऑफ 3,500 इशूड टू अ क्रेडिटर वॉज एंटर्ड बाय मिस्टेक इन कैश कॉलम। मतलब कि हमने एक क्रेडिटर को चेक दे दिया, तो पासबुक में से तो पैसे कम हो गए होंगे, लेकिन हमने गलती से कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। कैश कॉलम का मतलब है कि हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करा, तो मतलब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। तो आप ऐसे हाथ से देख सकते हो, हमारी कैश बुक तो अभी भी ऊपर होगी, पासबुक नीचे जा चुकी है, तो क्या करोगे? माइनस। तो 3,500 भी आप माइनस में लिख लो। उसके बाद फोर्थ में लिखा है ए चेक ऑफ 10,000 इशूड ऑन 22 मार्च वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, वेयर एज इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। ठीक है, तो 20 क्यों? वेरी गुड। तो आपने 2 बार, क्योंकि कैश बुक में माइनस कर दिया था, कम कर दिया था, और पासबुक में तो वो भी प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो 2 बार प्लस कर दोगे, तो 20,000 प्लस कर दोगे, ठीक है। फिर फिफ्थ में लिखा है ए बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब एक चेक की तरह ही होता है,
बिल्स रिसीवेबल फॉर 8,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड। इसका मतलब है कि पासबुक में से तो पैसे कट गए, कम हो गए, तो अब आपको कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 8,000। और हालांकि आगे एक और बात दे रखी है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 125, तो पासबुक में बैंक चार्जेस के पैसे भी कट चुके हैं, तो माइनस 125 भी करना पड़ेगा। ठीक है। और 6 पॉइंट में लिखा है इन द कैश बुक ए बैंक चार्ज ऑफ 150 वॉज एंटर्ड या वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस वाइल अनदर बैंक चार्ज ऑफ 40 वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। तो अलग अलग कर लेते हैं पॉइंट को। पहले तो लिखा है एक बैंक चार्ज आपने 150 का 2 बार रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, तो फिर एक बार प्लस कर लोगे, नहीं 3 नहीं, एक ही बार करोगे, 2 बार नहीं। नहीं माइनस क्यों होगा, बैंक चार्ज का मतलब है कि पासबुक में तो बैंक चार्ज हो जाता है 150, अब आपने कैश बुक में 2 बार 150 चार्ज कर लिया, तो आपको अब कैश बुक में 150 प्लस करना पड़ेगा। और दूसरा लिखा है 40 रुपए का बैंक चार्ज, तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो अब क्या करोगे कैश बुक में, प्लस क्यों, रिकॉर्ड ही नहीं करा, माइनस। पासबुक में तो माइनस हो चुका 40, देखो ठीक है, पासबुक में तो 40 रिकॉर्ड हो चुका, कैश बुक में आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो कैश बुक में क्या करोगे, कम करोगे 40, तो माइनस। चलो अब जो भी बच्चा मैथ्स में होशियार है वो करे, माइनस वाले जो हैं उन्हें कर आकर देखे। तो येलो कलर वाले जो हैं वो माइनस हो रहे हैं और ब्लू कलर वाले जो हैं वो प्लस आइटम में हैं। तो प्लस आइटम में शायद 2 ही आइटम्स होंगे और माइनस में आपके ये सब होंगे येलो वाले। तो अब ये करके फिर आप आंसर बताइए कि क्या उत्तर आ रहा है आपका। तो बैलेंस एज पर पासबुक निकलेगा आंसर, वो क्या निकलेगा, वो यहाँ हरे कलर में लिखूंगा जिसका सही होगा, विद शाबाशी। तो 25,000, 36,000, 3,500, फिर 8,000, फिर 125, फिर 40, ये तो माइनस हो गया। ठीक है, तो 2 बच्चे एक साथ बोले तो सही है, शक्ल से ही लग रहा है सही। 5251 5 बचेगा बैलेंस, तो ये हो गया बिल्कुल सही आंसर, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो आप लिख लो, अगर आपका नहीं आ रहा तो गड़बड़ आप में है। तो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा 52515। अब ये कौन सा बैलेंस है एज पर पासबुक बताओ। तो सर हमें क्या पता, तो कैसे पता लगा। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव साइड बचता है तो वो कौन सा बैलेंस होता है, अनफेवरेबल। ठीक है, तो वो नॉलेज के लिए लिखना है, लेकिन हाँ आंसर लिख लेना बैलेंस एज पर पासबुक 52515। अब पासबुक का अनफेवरेबल कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, चलो तो अब हम बढ़े आगे। इसमें कोई किसी को दिक्कत, ओके हो गया, बोलो ना हाँ या ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को कूद कर 21 पर पहले, फिर 20 पर वापस आएंगे, आपसे करवाऊंगा, लेकिन पहले 21 करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए ये वाला। चलो ठीक है, तो ये धीरे धीरे पढ़ेंगे, साथ साथ ही करना है। बाकी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। इसमें लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 एस लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1,20,000। तो इसने एक मशीन खरीदी 1,20,000 की। ठीक है, उसके बाद
ऑन 30th September 2021। तो पहले तो 30th September 2021 यहाँ पर कहीं आएगा। इट एक्वायर्ड अनदर मशीनरी फॉर 20,000। फिर इसने एक और मशीन खरीद ली 20,000 की, तो इसको नाम दे देता हूँ M2। पहली वाली का नाम था M1। फिर फुल स्टॉप। ऑन 30 जून 2022, फिर 30 जून 2022 को लिखा है वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 विच हैड ए कॉस्ट ऑफ 5,000 was found to have become obsolete and sold for ₹500। तो बताओ आपने कौन सी मशीन बेची, बताइए प्यारे बच्चों। मशीन 1 पूरी बेच डाली या मशीन 1 का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बेचा? हाँ, तो आपने पूरी मशीन 1 को नहीं बेचा है, मशीन 1 का बस वो छोटा सा हिस्सा बेचा है जो नीचे वाला 5,000 वाला था। कितने रुपए में बेच दिया? फॉर 500। तो पहले मेरे भाइयों बहनों, आप इस बात से संतुष्ट हो या अजीब सा लग रहा है, बताओ। स्टार्टिंग से आप अलग अलग ले लो, हाँ सही रहेगा। फिर मैंने भी इसलिए अलग अलग लिख दिया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये पूरी मशीन नहीं बेच रहे, ये सिर्फ एक ही छोटा सा उसका 5,000 वाला पार्ट बेच रहे। फिर लिखा है ऑन द सेम डेट ए न्यू मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 8,000। और हमने एक नई मशीन और ख़रीद ली 8,000 की, इसको नाम दे देता हूँ M3। ठीक है, बस। फिर उसके बाद लिखा है डेप्रीसिएशन इज़ चार्ज्ड एट द रेट 15% पर एनम ऑन WDV मेथड। WDV मेथड बताओ कौन सा होता है? नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू तो होता है। करना क्या है? हर साल जो बैलेंस बचेगा, हाँ, फिर उस पर आपको दोबारा से 15% कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब हर साल डेप्रीसिएशन चेंज होता रहेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है शो मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। तो आपको 3 साल के मशीन अकाउंट शो करने हैं। चलो ठीक है, तो ये तो हम साथ साथ ही करेंगे, है ना, क्योंकि आपको अगर दे दूंगा तो फिर तो आप छत से कूदना शुरू कर दोगे। तो ऐसा करते हैं, ड्राइंग नहीं बनाते, ड्राइंग तो ऐसे ही बनाने के लिए बना ली थी। अब आप एक सुंदर सा मशीन अकाउंट बनाओ मेरे साथ। बताओ कितना बड़ा बनाओगे? 1 साल के लिए कितनी लाइनें छोड़ते हैं? तो सर हमें क्या पता। चलो 1 साल के लिए कम से कम 5 से 6 लाइनें लगती हैं। तो आपके टोटल कितने साल हैं? 3। तो 3 साल के लिए कितनी लाइनें हो गई? 18। चलो, तो एक बड़ा सा सुंदर सा 18 लाइनों का मशीन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, बाकी जिसको याद हो, जो बताना चाहे वो मेरे साथ मुझे बताता रहे, और जिसको याद ही नहीं है वो देखता रहे। फिर तो तुम आगे भाग जाओगे ना, फिर मेरा साथ कैसे दोगे? नहीं, फिर तुम आगे भाग जाओगे। इसको आगे भागने दे। चलो, तो तुम हमारे साथ ही रहो। चलो अब यहाँ से चलो, तुम मुझे बताओ, फिर मैं भी चेपता हूँ तुमसे पूछ के। सबसे पहले 1 अप्रैल को मशीन 1 परचेज करी, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस BD नहीं, हाँ, तो नहीं, पहले जब खरीदते हैं तो टू बैंक ही लिखते हैं। ठीक है, तो कितने रुपए की खरीदी आपने मशीन? 1,20,000 की। बाकी अपने समझने के लिए अंदर इसका ब्रेकअप लिख सकते हो। क्या है ब्रेकअप?
A115 नाम दे दो, मतलब अमाउंट लिख लो, B 5000। तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों। चलो अब आगे बढ़ते हैं डायग्राम पर। अब आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ भी नहीं हुआ। अब साल के एंड पर क्या लिख लेंगे? सही। तो 31 मार्च 2021 में लिख लो बाय डेप्रीसिएशन 15% निकालो, जो बच्चा मैथ्स में होशियार है। ठीक है, और 17,250 इस वाली का, तो 18,000 कुल योग हो गया। तो चेक करो, जो बच्चा मैथ्स में होशियार नहीं है वो चेक करो। तो 15% चेक कर लिया बच्चों, यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है। अब जो बचेगा उसको क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस CD, बताओ कितना बच गया? 1,02,000। हाँ नहीं, नीचे तो लाएंगे, पहले एक बार ये भी बता दो ना अलग अलग कितना बच गया A और B का भी। 4250 B का और 97,750 A का। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ सभी छात्रों को ये देखने के लिए कि भाई आप यहाँ तक संतुष्ट हैं पूरी तरह से, या कुछ भी अजीब सा लग रहा है तो अभी पूछ लो। यहाँ तक सब बच्चे सेटिस्फाई? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, अब सेकंड ईयर में कैसे घुसना है हमें? वेरी गुड, 1 अप्रैल की डेट डाल के 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, सेम फिगर्स 97,750 और B की 4250, बाहर 1,02,000। अब सेकंड ईयर में चलते हैं, देखते हैं सेकंड ईयर में कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो सर सेकंड ईयर में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। 30 सितंबर को मशीन 2 खरीदी है, तो बताओ 30 सितंबर को क्या लिखोगे? वेरी गुड, 2 बैंक अकाउंट M2। तो आपने एक मशीन और खरीद ली 20,000 की। चलो, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं डायग्राम पर। बस फिर और तो कुछ भी नहीं हुआ, साल का एंड हो गया, तो अब क्या लिखेंगे? ठीक है, तो 31 मार्च 2022 लिख लेते हैं बाय डेप्रीसिएशन। और अब बड़ी सतर्कता और सूझबूझ के साथ आपको A का और B का और M2 का, तीनों का डेप्रीसिएशन निकालना है 15% पर एनम के हिसाब से। अब M2 का तो वेरी गुड, हाफ ईयर का निकालेंगे, शाबाश। तो तुम देखो मेरे साथ रह के अब होशियार हो गए, नहीं हो गए? हाँ, वेरी गुड। तो M2 का तो सिर्फ आप 6 मंथ्स का ही निकालोगे, बाकी A और B का पूरे पूरे निकालो 15%। अब वो आपका काम है। तो निकालो, जिसकी मैथ्स होशियार है, जो बच्चा मैथ्स में होशियार है उससे पूछते हैं। तो M2 का तो 15% मेरा आ गया 1500। चलो पॉइंट में आने दो, क्या दिक्कत है? बताओ, कैलकुलेटर पर कर लो, क्योंकि हाथ से करना तो आपके उसमें नहीं है, ये स्किल सेट में। फिर एग्ज़ाम में आएगा तो फिर आगे वाले से चीटिंग कर लेना। हाँ, पॉइंट्स में आएगा तो वो राउंड ऑफ कर लो आप।
बी का आ रहा है 437.5 को फिर 438 लिख लें, और ए का 14,662 2 ले लेते हैं, फिर राउंड फिगर बन जाएगी, क्योंकि 2 वो हो गया, 8 वो हो गया, है ना। तो वो ऐड करने में इजीली ऐड होकर ये 16,800 आ जाएगा बाहर, है ना। तो थोड़ी सी मदद मैंने आपकी कर दी। चलो, तो अब बाय बैलेंस सीडी आप बता दो क्या बचेगा। 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस सीडी। वन लाख 22 में से 16,800 माइनस कर दो तो ये 1,05,200। बाकी अलग अलग लिखना है तो वो भी बता दो एक बार। 83088 किसका? ए का 83088, बी का और M2 का। बी का कितना? 3812 और M2 का मैं बताऊंगा 18,500। तो अब सेकेंड ईयर देखो प्यारे बच्चों, आप संतुष्ट हैं? ओके है। चलो अब थर्ड ईयर में घुसते हैं। तो क्या लिखेंगे थर्ड ईयर में? ठीक है, तो बैलेंस ही लिख लेते हैं पहले। 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। A, B और M2। A है 83,088, B है 3812, M2 है 18,500 और तीनों को जोड़ के है 105,200। चलो ठीक है, अब सब बच्चे अलर्ट रहना बिल्कुल। ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हो अपना काम, वो काम करते करते अब दिमाग के ढक्कन बिल्कुल खोल के अलर्ट रहना है। अब थर्ड ईयर में हम आगे बढ़ रहे हैं, डायग्राम पर देखते हैं क्या हुआ। चलो, तो थर्ड ईयर में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और 3 महीने बाद 30 जून को बताओ क्या हो गया। M1 का वो वाला हिस्सा सोल्ड। तो बेचते ही आपको याद है बताया था कितनी बातें लिखते हैं? 3 बातें लिखते हैं। क्या क्या बताओ? वेरी गुड। तो एक तो लिखते हैं बाय बैंक, पहले तो सेल वैल्यू लिख लो, ठीक है। और एक लिखते हैं बाय डेप, मतलब डेप्रीसिएशन। चलो, अब इस बी वाली मशीन का डेप्रीसिएशन निकालो, और कितने महीने का निकालोगे? 15% निकालो। कितने महीने का? 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने बाद ही बेच दी ना। तो 3812 का 15% निकालना है आपको 3 मंथ्स का। तो निकालिए। तो 15% मतलब 4.25%। तो 3812 का 4.25% लगभग आ जाएगा 135। करना ज़रा 135। तो लिख दूं मैं? अपने आप पे भरोसा है मुझे। तो यही आ रहा है। हाँ, वैसे तो अब सूर्य की रोशनी और मेरे गणित पर संदेह नहीं करना कभी। तो लिखो यही आ रहा है। चलो ठीक है, तो 2 चीज़ें लिख ली। तो क्लियर हो गया सबको कैसे लिखना है। अब तीसरी चीज़ क्या लिखते हैं? बाय P&L अकाउंट। ये लॉस होता है। तो जो भी मशीन हम बेचते हैं उसका लॉस जो होता है ये वो होता है। अब लॉस कैसे निकालते हैं, किसको याद है? हाँ, जो इधर वैल्यू लिखी है 3812
उसमें से वो दोनों माइनस कर दो। तो 3812 में से 500 और 135 माइनस कर दो। तो आप भी देखो क्या आ रहा है, मैं भी सोचता हूँ क्या आ रहा है, और कम आएगा। क्या आ रहा है, तो एक बार वो वैल्यू चेक करना, मुझे गलत लग रही थी। तो एक छोटा सा ये फिगर में करेक्शन कर लो भाई, ऊपर से ही एक बच्ची ने गलत करवाया। बी का डेप्रिसिएशन 438 नहीं था, वो फिगर मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 438 नहीं, 438 नहीं था, बी वाली का डेप्रिसिएशन है 638। हाँ 15% निकालना था, 638, ठीक है, 638। उसके बाद क्योंकि वो फिगर चेंज हो गई, 638 हो गई फिगर, तो बैलेंस तो सही है, लेकिन ये बी का जो बैलेंस है 3812 की जगह है 3612। नहीं, वो उसने बताया था। चलो तो किस, तो चेंज, अच्छा अच्छा, चलो तो मतलब जिसने भी बताया, मेरी गलती तो नहीं है, आप ही की है। तो ए सही था, बस बी की फिगर चेंज कर लेना। तो नीचे भी बी की फिगर 3812 की जगह 3612 कर लेना, बस। बाकी सही है, बाकी जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो अब सही से अब निकालो लॉस। 3612 माइनस 500 माइनस 135 करो, कितना आएगा लॉस? 2977। हाँ अब सही है, तो सही आ रहा है अब लॉस 2977, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना एग्जाम में, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सही फिगर निकालनी है, सही लिखनी है। यहाँ तो मैंने आपको बचा लिया सही देखकर, नहीं तो आप सारा गलत ही लिखते फिर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब लिखा है सेम डे पर हमने एक मशीन 3B खरीद ली 8000 की। तो बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे? ठीक है, तो डेबिट साइड में लिख लो आप टू बैंक अकाउंट, और इसको हम नाम दे देते हैं M3। $8000, बस फिर तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन, और कुछ था नहीं। तो अब ईयर एंड पर 31 मार्च 2023 लिख लेते हैं बाय डेप्रीसिएशन। अब कौन कौन सी मशीनों का कैलकुलेट करना है? हाँ, ए का करना है, M2 का करना है, और M3 का कितने महीने का करना है? 9 महीने का, क्योंकि वो आपने 30 जून को खरीदी। तो M3 का सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना। तो अब सही से निकालना। अब तो कैलकुलेटर पे कर रहे हो तब भी गलत आ रहा है, बताओ, ये तो शर्म की बात है। तो ए का निकालो 15%, M2 का निकालो और M3 का निकालो। चलो तुम निकालो ना, तुम उसको बोल रहे हो कि उसने गलत निकाला, तो तुम भी फ़ोन से निकालो। तो M1 मतलब ए का निकालना है, M2 का और M3 का 15%, और M3 का लेकिन सिर्फ 9 महीने का ही निकालना। चलो M3 का 15% 9 महीने का कितना आएगा? मेरे ख्याल से तो 900 आ जाएगा शायद, नहीं 900 ही आ रहा है ना। चलो M3 का तो सही हो गया। अब MA का और M2 का सही सही निकालना, 15%, ठीक है। कैलकुलेटर पे सही बटन दबाना, उल्टे सीधे नहीं। तो 83088 का 15% बताओ।
बोलो। हाँ तो वो तो राउंड ऑफ कर लेंगे, डर क्यों रहे हो? पॉइंट में आ रहा है, बच्चा पहले ही घबरा रहा है। कॉमर्स का बच्चा हो के पॉइंट से घबरा रहा है, साइंस वाले डर नहीं रहे पॉइंट से। कितना आ रहा है एम ए का बताओ? 12, तो 463 ले लेते हैं बस, 0.2 छोड़ो। और M2 का भी बताओ। 5 4 5 5 तो 542 ले लेते हैं। एक बार चेक करो, मुझे भरोसा नहीं है। हाँ 2775, हाँ ये सही लग रहा है। ये तो न, तो 2775, हाँ ये सही लग रहा है शक्ल से। अब इन तीनों को जोड़ो एक बार, इन तीनों को जोड़ो, सही सही जोड़ना। इन तीनों फिगर को जोड़कर बाहर लिख लेते हैं और फिर बैलेंस मैं बता दूंगा क्या बचेगा। तीनों को जोड़ लिया सही सही? ठीक है, तो सही है बिल्कुल। 16,138 आ जाएगा डेप्रीसिएशन बाहर। और बैलेंस आप मेरे से चेप के लिख सकते हो। 113,200 में से ये माइनस अगर करेंगे तो बैलेंस बचेगा 93,450। 93,450। चलो तो बस एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो, 2 मिनट में हो जाएगा। BRS का बस वही तो क्वेश्चन बचा है, छोटा सा ये वाला। चलो मैं स्टार्टिंग करवा रहा हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन बाय राकेश, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दिसंबर 2023। चलो बातें नहीं, एक छोटा सा गंदा सा फॉर्मेट बना लो फटाफट, प्लस माइनस लिखकर। अब स्टार्टिंग करवा देता हूँ आपसे पूछ के। नहीं, डेबिट बैलेंस बाय पासबुक 17,800 बताओ कहाँ लिखोगे? पासबुक का डेबिट बैलेंस जो होता है ये क्या होता है बताइए? वेरी गुड। अब पूरे क्वेश्चन में पासबुक के हिसाब से सोचना, ठीक है? चलो तो अब आगे आपको सॉल्व करना है, 5 मिनट आपके हैं, फिर पूछूंगा प्लस माइनस। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। चेक्स ऑफ 21,600 वर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, मतलब कैश बुक में से आपने कम कर दिया होगा। बट ऑफ दीज 14,800 ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन पासबुक में सिर्फ 14,800 ही अभी तक प्रेजेंट हुए हैं। तो बताओ क्या करा पहले पॉइंट में? चलो वेरी गुड, तो पहला तो ठीक हो गया, लिख लो आप भी आंसर। फिर ये अगला मुझे लग रहा है आपने गलत करा होगा। चेक ऑफ 10,750 डिपॉजिटेड इन बैंक, आउट ऑफ देम जिसमें से 4,200 वॉज क्रेडिटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, मतलब ये तो अगले महीने पासबुक में आए, यानी कि दिसंबर में नहीं आए 4,200 के। तो बताओ। हाँ तो वही गलत लग रहा था, मुझे पता था आप गलत करोगे। प्लस 4,200 करना है आपको, तो मुझे पता था आप इंग्लिश समझोगे नहीं, तुक्के मारोगे। तो इसको दोबारा समझ लो। इसका मतलब है आपने 10,750 के चेक डिपॉजिट करे बैंक में, जिसमें से 4,200 के चेक जनवरी में क्रेडिट हो रहे हैं। इसका मतलब 4,200 के चेक दिसंबर में पासबुक में नहीं आए, तो आपको बस पासबुक को 4,200 से बढ़ाना पड़ेगा। चलो बाकी सब इजी पॉइंट। अब लेट्स सी आप बताओगे कि नहीं। चेक ऑफ 1,200 वॉज डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट इन बैंक, तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे हम, क्योंकि कैश बुक में तो आपने डेबिट कर लिया, पासबुक नीचे है तो पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। अब पढ़ने तो दो गुरुदेव। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक का मतलब है बैंक ने प्रीमियम पे कर दिया तो पासबुक तो नीचे चली गई, कैश बुक यहाँ पर है तो प्लस होगा।
बस गलत। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज 6200 वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक रिटर्न डिसऑनर्ड। तो एक मतलब चेक था, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब आप चेक समझ लो, तो एक चेक जो है वो बाउंस हो गया, तो पासबुक नीचे हो गई, तो अब क्या करोगे? प्लस 6200, तो पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट वाले में लिखा है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो इसका मतलब है पासबुक में से पैसे कट गए, कैश बुक तो यहीं पे है, तो प्लस 350। चलो तो अब करके देखो भाइयों क्या आंसर आएगा। ये सब नीले वाले प्लस आइटम्स में लिखने हैं और येलो वाला माइनस आइटम में लिखना है। तो अब जो बच्चा बताएगा सही आंसर वो शाबाशी के साथ हरे कलर में लिखेंगे कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्या बचेगा बताओ। $17,800 तो माइनस में लिखा ही हुआ है और 6800 और लिख लो माइनस में, बाकी 4200 प्लस 1200 प्लस 1450 भी प्लस में, 6200 भी प्लस में और 350 भी प्लस में। चलो किस साइड बच रहा है बैलेंस? नहीं क्रेडिट साइड नहीं होती इसमें, प्लस माइनस साइड ही होती है। यहाँ माइनस साइड बच रहा है या प्लस साइड बच रहा है? प्लस साइड बच रहा है ना, तो प्लस साइड बचने का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है अनफेवरेबल। कितना बच रहा है? बिल्कुल सही 11,200। चलो तो बस अपना आंखें नीची करके चुपचाप चले जाना, आज की छुट्टी।